चलो जी स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम सी एस आदित्य शर्मा है। कंपनी सेक्रेटरी हूँ मैं बाय प्रोफेशन और आपको लॉ पढ़ाऊंगा। ठीक है जी। तो सी ए फाउंडेशन का लॉ का पहली क्लास है ये अपनी। तो डेमो मान लो या कोर्स की मान लो, जैसे भी मान लो, यहीं से स्टार्टिंग होगी सब कुछ। तो सब्जेक्ट का नाम है जी बिजनेस लॉ। क्या नाम है? बिजनेस लॉ। 100 मार्क्स। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। पेपर होगा जी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव समझते हैं ना? मतलब कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। पूरा लिखना पड़ेगा तो हमें क्या चाहिए? राइटिंग स्किल्स अच्छी चाहिए। क्या चाहिए जी? राइटिंग स्किल्स। क्योंकि थ्योरी है, पूरा लिखना है तो लिखना तो आना ही। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे ड्राफ्टिंग करनी कैसे है, कैसे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, क्योंकि लॉ के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर लिख कैसे रहे हो। एक तो होता है मुझे आता है लेकिन मुझे लिखना नहीं आ रहा, तो लिखना भी जरूरी है। आना तो जरूरी है ही, क्योंकि अगर आएगा ही नहीं तो कोई फायदा ही नहीं है। तो लिख ही नहीं पाओगे। आता है लेकिन लिख नहीं पा रहे, तो वो कहाँ पे वर्क करेंगे? हम राइटिंग स्किल्स पे वर्क करेंगे। ठीक है जी। 100 मार्क्स का पेपर होना है बिजनेस लॉ। टोटल चैप्टर है 7। अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो कम लगते हैं 7 चैप्टर, 100 मार्क्स के हिसाब से कम लगते हैं। सबसे पहला चैप्टर है जी अपना इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक है जी। उसके बाद में आता है सबसे बड़ा चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेटेज इसकी इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की रहेगी 5% तक, 0 से 5%। हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है कुछ भी ना आए, पर रहता है एक क्वेश्चन डाल देते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मैं बोल रहा हूँ सबसे बड़ा है, तो वेटेज भी सबसे ज्यादा है, 20 से 30%। ठीक है जी। 20, 25, 30 के बीच में इससे पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है जी तीसरा, सोगा, जिसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। सेल्स ऑफ गुड्स, इसकी वेटेज रहती है हमारी 15 से 20%। ठीक है जी, 15 से 20% होगा। फिर आता है हमारा पार्टनरशिप एक्ट। इसकी भी सेम वेटेज है सोगा वाली, 15 से 20%। फिर आता है हमारा कंपनीज एक्ट। इसकी भी यही वेटेज है, 15 से 20। देन हमारा एलएलपी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसकी वेटेज रहती है 5 से 10%। छोटा चैप्टर है। और लास्ट है जी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नया ऐड हुआ है। अब नया नहीं बोलेंगे क्योंकि एक दो अटेम्प्ट में चल चुका है ये। पहले नया था, अब तो पुराना हो गया है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है जी, 10 से 15% वेटेज। ठीक है, ये हमारी वेटेज हो गई, ये हमारे चैप्टर हो गए। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कितनी वेटेज है? 20 से 30%। टोटल यूनिट्स है 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स पढ़नी है। चैप्टर को टुकड़ों में बांट दिया है, कितनी यूनिट्स बना दी है? 9 यूनिट्स बना दी है। नहीं करते करते 1 महीना। कितना टाइम? 1 महीना। 1 महीना लगेगा जी पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तैयार करने में। ठीक है जी। सबसे ज्यादा टाइम भी कौन लेगा? यही लेगा जब वेटेज ज्यादा है। अगर इस पे ग्रिप बन गई तो अच्छा खासा काम हो जाएगा। उसके बाद हम अगला फोकस किस पे करेंगे? कंपनीज एक्ट। किस पे फोकस करेंगे? कंपनीज एक्ट। देखो सोगा, पार्टनरशिप और कंपनीज एक्ट बराबर के ये टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जो एक्ट है ना, आपको लाइफ टाइम काम आएगा। ये पूरे जीवन भर ये काम आने वाला है। जब आप सीए बन जाओगे ना, सबसे ज्यादा काम किसका करोगे? कंपनीज का ही करोगे। तो कंपनीज एक्ट पे ग्रिप होनी बहुत जरूरी है। इंटर में पहुंचेंगे, खुद में एक सब्जेक्ट है कंपनीज एक्ट। ठीक है जी। 60 नंबर की वेटेज रखता है इंटर के अंदर। अभी तो बहुत छोटा पढ़ेंगे हम इसे, लेकिन यहीं से ग्रिप बनती है, यहीं से बेस तैयार होता है।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूरे जीवन भर काम आएगा, एग्जाम में भी 15 से 20% दे जाएगा, क्वेश्चन आएगा इजी इससे। ठीक है जी। सोगा पार्टनरशिप 15-15%, 20-20% के है ये भी, तो ये भी ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सोगा में थोड़ी कम यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्टनरशिप बच्चे बोरिंग बताते हैं, ये हमें थोड़ा बोरिंग लग रहा है। बाकी हम 12th में कौन सा पढ़ के आए हैं, पार्टनरशिप एक पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा। देखो 12th की जो पढ़ाई थी, अब मानते हैं कि पढ़ाई करी नहीं थी। ठीक है जी, अब एकदम नया स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में एलएलपी एक्ट है, नया एक्ट है ये, सबसे लेटेस्ट एक्ट यही है अभी के टाइम पे, 2008 में आया ये, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। दो चीजों को मिला दिया, किस किस को मिला दिया जी, पार्टनरशिप प्लस कंपनी। जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सब चीजें देखेंगे, पार्टनरशिप और कंपनी को मिला के क्या बना दिया है, एलएलपी बना दिया। लास्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। चेक, सबसे ज्यादा डीलिंग हमारी किस में होती है, चेक में, पैसे की लेन देन करते हैं, क्या चेक देते हैं नहीं देते हैं, तो चेक के ऊपर कौन सा एक्ट लगता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये चेक के ऊपर लगता है। और भी है, जैसे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, इनके ऊपर भी लगता है, लेकिन अभी के लिए चेक के लिए कौन सा एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पहला चैप्टर हमारा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, 5% की वेटेज है, 0 भी हो सकती है। इसमें क्या बता रहे हैं आपको, लॉ के बारे में बता रहे हैं जी, लॉ होता क्या है, लॉ बनता क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, हमारे कोर्ट्स कौन कौन से हैं, सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये क्या है जी, हमारा एक तरीके से सिलेबस हो गया जी, हमारा पूरा सिलेबस है अलॉन्ग विद द वेटेज। अभी जो मैंने वेटेज डाली है ना, ये कोई मेरी पर्सनल वेटेज नहीं है, ये किसने दे रखी है, आपके आईसीआई ने खुद बता रखी है। ठीक है जी, एक आपकी वेबसाइट है ICAI BOS, आपने देखी होगी, उसके ऊपर सब कुछ मिल जाता है आपको, मॉड्यूल्स भी मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, सजेस्टेड आंसर्स भी मिल जाते हैं, तो ये वहाँ पे ये वेटेज दे रखी है। ठीक है जी, तो मान के चलते हैं जब वो खुद लिख रहे हैं तो इसके आसपास ही पूछेंगे, और वैसे भी इन्होंने एक लिमिट बताई है, एग्जैक्ट तो बताया नहीं है, 15 से 20, तो बीच में कहीं पे भी फंस सकता है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है, तो सिलेबस समझ आ गया, 7 चैप्टर, सबसे बड़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसको तो रब कर रहा हूँ, लिखना ही या फोटो लेनी है फोटो ले लो, ना रिकॉर्डिंग मिली जाएगी उसमें से देख लेना। ठीक है, चलो जी, अब वर्ड आता है जी लॉ। देखो जब मैं 12th पढ़ के आता हूँ ना, मतलब मैं नहीं, आप जब 12th पढ़ के आते हो, ई को पढ़ के आ रहे हो, इकोनॉमिक्स, मैथ्स भी पढ़ के आ रहे हो, अगर मैथ्स वाले हो तो पढ़ के आ रहे हो, ना नहीं पढ़ के आ रहे, अकाउंट्स पढ़ के आ रहे हैं जी। फिर बचा है एक लॉ। देखो 3 सब्जेक्ट मैंने फाउंडेशन के बता दिया आपको कौन कौन से, इको हो गया, मैथ्स हो गया, अकाउंट्स हो गया, तीनों 12th में पढ़े हुए हैं। क्या लॉ पढ़ा हुआ है 12th में, एक ही सब्जेक्ट है जो एकदम नया है, पहली बार पढ़ोगे जी। ठीक है जी, कब पढ़ोगे, पहली बार पढ़ोगे, इसीलिए बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल भी क्या लगता है, लॉ ही सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। क्या मुश्किल लगता है, लॉ ही मुश्किल लगता है, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है, लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, तो नंबर लेना मुश्किल है, याद करना मुश्किल है चीजों को, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस हिसाब से पढ़ाएं कि आपको ज्यादा याद करने की जरूरत ना पड़े, आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ और वैसे ही रिटेन हो जाए जैसा आप क्लास में बताया जा रहा है। ठीक है जी, सबसे पहले लॉ होता क्या है, लॉ होता क्या है आपके हिसाब से, लॉ क्या है जी, कानून, हिंदी में तो कानून हो गया, वैसे है क्या कानून, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाता है जी, सरकार। कौन बनाती है जी, गवर्नमेंट। किसके लिए बनाती है जी, पब्लिक के लिए। किसके लिए बनाती है जी, पब्लिक के लिए, बिल्कुल जी। पब्लिक के अंदर हम भी आ जाते हैं, जैसे कि सिटीजन्स, मतलब कि ह्यूमन बींग्स। क्या इसके साथ इसमें बिजनेसेस आ जाते हैं, नहीं आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। हमारे ऊपर भी लॉ लग रहा है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उनके ऊपर भी लॉ लग रहा है, गवर्नमेंट ने सबके लिए कानून बनाया है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस कैसे करोगे, ये भी बता रखा है, किसके अंदर बता रखा है, कानून के अंदर बता रखा है। अब जो हमारे लिए जो लॉ बने हैं ना, वो बेसिकली कौन से होते हैं जी, सिविल लॉ या फिर क्रिमिनल लॉ। अगर मैं चोरी कर दूं, अगर मैं मर्डर कर दूं, क्रिमिनल लॉ। अगर मैं कुछ और कोई गलत काम कर दूं जो इतना बड़ा नहीं है, तो सिविल लॉ। ठीक है जी, ये इन सब की डीलिंग कहाँ पर होती है, कोर्ट्स में। अगर किसी ने सिविल लॉ या क्रिमिनल लॉ का ब्रीच किया है तो कहाँ जाना पड़ता है, कोर्ट में।
क्या एज अ सीए आप जाओगे कल को कोर्ट में? कौन जाता है जी यहाँ पे? एडवोकेट्स। कौन जाता है? एडवोकेट्स। तो क्या इन लॉ से हमारा इतना कुछ लेना देना होगा? नहीं जी, बस थोड़ा बोरा टच किया हुआ है। लेकिन हम एज अ चार्टेड अकाउंटेंट किसमें डील करेंगे? बिजनेस लॉ। किसमें डील करेंगे? बिजनेस लॉ के अंदर। तो ये वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जी, बिजनेस लॉ। जैसे कि क्या? कंपनीज एक्ट। जैसे कि क्या? कंपनीज एक्ट। बिजनेस करने के तरीके होते हैं। बिजनेस कैसे कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूं बिजनेस करना है, कैसे बिजनेस करोगे? क्या अकेले बिजनेस कर लोगे? कर सकते हो, बिल्कुल क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं चाहूँ आज मैं अपना बिजनेस करना चाहूँ अकेले, तो नहीं कर सकता, अपने नाम पे बिजनेस करूंगा जी। जिसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। जिसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटर। कल को मैं और एक बंदा मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं, क्या बना लेंगे हम? पार्टनरशिप। बिल्कुल बना सकते हैं, नहीं बना सकते पार्टनरशिप? तो बिजनेस करने का एक तरीका क्या हो गया? एक तो हो गया सोल प्रोप्राइटर, एक हो गया जी पार्टनरशिप। क्या हम दो बंदे मिलके कंपनी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अभी हम कंपनी से पढ़ेंगे तो वहां देख लेंगे। तो कंपनी भी क्या है? एक बिजनेस करने का तरीका है। क्या हम मिलके एलएलपी बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे जी। एलएलपी भी क्या है? बिजनेस करने का तरीका है। तो ये सब क्या है? बिजनेस करने के तरीके हैं और इनके लिए अलग अलग कानून बनाए गए हैं। जैसे पार्टनरशिप के ऊपर क्या लग जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट। तो हम पढ़ेंगे अभी पार्टनरशिप एक्ट। कंपनी के ऊपर क्या लग जाएगा? कंपनीज एक्ट हम पढ़ेंगे। एलएलपी के ऊपर क्या लग जाएगा? एलएलपी एक्ट, वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अब सिविल एक्ट में से कुछ एक्ट हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो ये भी थोड़ा बहुत हमारे लिए रेलिवेंस रखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? आज आप ट्यूशन पढ़ने आए हो, आप हमें फीस दोगे, हम आपको क्या देंगे? क्लासेस देंगे। क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है? बिल्कुल है जी। तो अगर मैं आपको क्लासेस नहीं दे रहा, तो क्या आप सूट फाइल करोगे? नहीं करोगे? बिल्कुल कर सकते हो। आप फीस नहीं दोगे, क्या मैं सूट फाइल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। कौन सा एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन वो जो सूट होगा वो कौन सा होगा? सिविल नेचर का। कौन सा होगा जी? सिविल नेचर। ठीक है जी। तो थोड़ा बहुत सिविल लॉ भी पढ़ेंगे। क्रिमिनल तो बहुत रेयर है कि हमें पढ़ना पड़े, ना हमें जरूरत पड़ेगी कभी। तो ये वाले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस लॉस। ठीक है। चलो जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट। तो एक वर्ड बार बार आ रहा है क्या? ये एक्ट क्या है? ठीक है जी। तो लॉ में मैंने आपको बोल दिया, लॉ होता क्या है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये जो लॉ है ना, बहुत बड़ी टर्म है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। जैसे कि क्या? इसके अंदर आ जाता है जी बिल। ये मैं बताऊंगा बिल क्या होता है। इसके अंदर आ जाता है जी एक्ट। इसके अंदर आ जाते हैं जी रूल्स। इसके अंदर आ जाते हैं जी रेगुलेशंस। इसके अंदर आ जाता है जी ऑर्डिनेंस। इसके अंदर आ जाती है जी जजमेंट्स। जो कोर्ट जजमेंट दे रहा है वो भी क्या है? लॉ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि नोटिफिकेशंस। जो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैंने और आपने बनाया, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल है, उसको लॉ नहीं बोलेंगे। लॉ क्या है? जो सबके ऊपर लग रहा है। नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, और भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि बायलॉज। ठीक है। ये सब मिलके क्या बना देता है? लॉ बना देता है। ठीक है। ये सब मिलके क्या बना देते हैं? लॉ बना देते हैं। अब कहानी शुरू करते हैं एकदम स्टार्टिंग से। अगर कोई भी एक्ट लाना है, जैसे मैंने आपको बोला लॉ कौन, आपने बोला गवर्नमेंट बनाती है जी। लॉ कौन बनाती है? गवर्नमेंट। तो दो गवर्नमेंट है हमारे पास, कौन कौन सी? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का मतलब, अगर दिल्ली सरकार की बात करूं, केजरीवाल सरकार, कौन सी सरकार है? स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि वो कहाँ पे है? दिल्ली के ऊपर राज कर रही है ना। सेंट्रल कौन सी हो गई? बीजेपी। केंद्र सरकार, वो कहाँ पे राज कर रही है? पूरे सेंट्रल में, पूरे इंडिया पे। अगर सीजी कोई एक्ट बनाएगी तो किसके ऊपर लगेगा वो? पूरे भारत के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी तो किसके ऊपर लगेगा? उस स्टेट के ऊपर लगेगा जी जिसके लिए बनाया। ठीक है जी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। हम टू बी शॉर्ट हम करेंगे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम जितने भी एक्ट पढ़ रहे हैं वो कौन से हैं? पूरे इंडिया पे लग रहे हैं। ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं कहानी। ये सीजी बनाता कैसे है कानून? देखो जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के दो हाउसेज है, कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा एंड लोकसभा।
कोई भी एक्ट बनना है, कोई भी क्या बनना है, एक्ट बनना है, कोई भी कानून बनना है, तो सबसे पहले क्या आता है जी, एक बिल आता है। क्या आता है? एक बिल आता है। ये वो बिजली का बिल नहीं है, ये क्या है जी, बिल है, इसको बोलते हैं ड्राफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट। मतलब इसमें लिखा गया है कि कानून हम क्या चाह रहे हैं। एक ड्राफ्ट बना के दे दिया, वो ड्राफ्ट कहाँ पे जाता है जी, राज्यसभा में, फिर जाता है जी लोकसभा में। अगर दोनों ने अप्रूव कर दिया तो कहाँ जाता है जी, प्रेसिडेंट के पास। कहाँ जाता है? प्रेसिडेंट के पास। अगर प्रेसिडेंट ने भी अप्रूव कर दिया तो कहाँ जाता है वो, तो वो बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? तो सारी कहानी शुरू कहाँ से होती है? बिल से शुरू होती है। बिल क्या है? एक ड्राफ्ट है, जो कहाँ जाता है, राज्यसभा लोकसभा, दोनों का अप्रूवल आ गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट का भी अप्रूवल आ गया, क्या बन गया? एक्ट बन गया। ठीक है जी। अब हो सकता है राज्यसभा वाले बोल दे इसमें चेंजेस करो, हो सकता है लोकसभा वाले चेंजेस करने के लिए बोल दे, तभी इसको मैंने क्या बोला, ड्राफ्ट, क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं, फाइनल नहीं। तो सबसे पहले आएगा बिल, दोनों हाउसेज में जाएगा, प्रेसिडेंट का सेट आएगा, और लास्ट में क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो अगर मैं अपने कंपनीज एक्ट की बात करूं तो क्या आया होगा सबसे पहले, एक बिल आया होगा, फिर क्या कहाँ गया होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर क्या बना होगा वो, कंपनीज एक्ट 2000। ठीक है जी। तो ये कहानी रहती है। तो ये हो गया हमारा बिल, ये हो गया हमारा एक्ट। अब ये जो बिल है ये बनाता कौन है, ये ड्राफ्ट कौन बनाएगा, तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। एक मिनिस्ट्री है जी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। क्या इसके नाम में नहीं लिखा हुआ लॉ? तो इसका काम भी क्या है, कानून बनाना। तो ये बिल कौन ड्राफ्ट करती है, ये ड्राफ्ट करती है। मोदी सरकार बोलेगी जी हमें ये कानून चाहिए, तो क्या मोदी सरकार खुद बना लेगी? क्या उनमें इतनी पोटेंशियल है? नहीं जी। वो किसको बोलेंगे, इस मिनिस्ट्री को। यहाँ कौन बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, ये क्या बनाएंगे, बिल बनाएंगे। फिर वो दोनों हाउसेज में जाएगा, सबका अप्रूवल आएगा, और देन प्रेसिडेंट के पास जाके वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। क्या इस टाइम, इसके अंदर कितना टाइम लगता होगा, क्या लग रहा है, 10 दिन की कहानी है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कितने भी हो सकते हैं। ये मना कर दे, ये मना कर दे, ये मना कर दे, कोई भी मना कर सकता है। वापिस जाएगा, चेंजेस होंगे, फिर आएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर। ठीक है जी। इस बात को किसने समझा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी समझा कि भाई जब मैं एक्ट बनाता हूँ ना, तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब एक बात सोचो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ईयर कौन सा है, 1872, 1872 का, बहुत पुराना है या नहीं है। कंपनीज एक्ट कब आया था, 2013 में। इससे पहले एक और था, कौन सा, 1956। जब हम एक्ट को पढ़ेंगे तो सारी चीजें वहां देख लेंगे। अब मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं, तो क्या 2013 में जब ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस लॉ बना रही थी, क्या ये आगे की 100 साल की सोच लेगी? क्या उसी टाइम सोच लेगी कि आगे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या चीजें हमारे सामने आने वाली है? इतना आगे का कोई नहीं सोच सकता। ठीक है। अब इसको अगर इन्होंने एक्ट बना दिया, और एक्ट में कोई चेंजेस करने हैं, एक्ट में क्या करने हैं, कोई चेंजेस करने हैं, तो प्रोसीजर क्या रहेगा, यही वाला प्रोसीजर रहेगा वापस, सबका अप्रूवल चाहिए। इसीलिए इन्होंने एक लूप होल निकाला, क्या निकाला, रूल्स। क्या निकाला जी, रूल्स। इन्होंने बोला कि भाई हमने एक्ट तो बना दिया है, लेकिन एक्ट में ना हम कुछ चीजें खाली छोड़ देंगे। कुछ चीजें क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे। जो कौन पूरी करेगा, रूल्स पूरी करेगा। और ये रूल्स बनाएगा कौन, क्या यही प्रोसीजर फॉलो करना है? नहीं जी। अगर यही प्रोसीजर फॉलो करना होता तो हम एक्ट को चेंज कर लेते। इस प्रोसीजर से बचने के लिए सीजी ने क्या करा, रूल्स बनाने की पावर दे दी मिनिस्ट्रीज को। किसको दे दी जी, मिनिस्ट्रीज को। रूल्स कौन बनाएगी, मिनिस्ट्रीज बनाएगी। एक्ट किसने बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। रूल कौन बनाएगी, मिनिस्ट्रीज। अब मिनिस्ट्रीज कौन सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। क्या ये मिनिस्ट्री के बारे में सुना है आपने कभी? जैसे वो हम बोलते हैं हमारे कौन से वो राजनाथ सिंह जी, वो कौन सी मिनिस्ट्री में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वैसे ही कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, निर्मला सीतारमन, है या नहीं है? तो जहां पे भी पैसे की बात होगी उसके ऊपर कौन सी मिनिस्ट्री लग रही है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जहां पे भी कॉर्पोरेट की बात हो रही है, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, कंपनी, एलएलपी। जहां पे भी इनकी बात हो रही है, कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। जहां पे पैसे की बात हो रही है, पैसे का मतलब इनकम टैक्स, जीएसटी, क्या ये पैसे की बातें हैं नहीं इनके अंदर, तो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखो कंपनीज एक्ट एक एक्ट है, इस प्रोसीजर से बना होगा, लेकिन कंपनीज एक्ट के रूल्स कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर।
अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, इनकम टैक्स एक एक्ट है, जीएसटी क्या है, एक एक्ट है, लेकिन उसके रूल्स कौन बनाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, तो यही दो मिनिस्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है जी, तो कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स कौन बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। एलएलपी एक्ट के रूल्स कौन बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इनकम टैक्स के रूल्स कौन बनाएगी, फाइनेंस। जीएसटी के रूल्स कौन बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो एग्जाम में ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाने वाली है, लेकिन ये सब चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए लॉ है क्या। ठीक है जी, तो ये हो गए हमारी मिनिस्ट्री, ये क्या बनाएंगी, रूल्स बनाएंगी। पावर किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। गवर्नमेंट ने क्या करी, अपनी पावर डेलीगेट कर दी। क्या कर दी जी, डेलीगेट, कि भाई सारा काम मैं नहीं करूंगा, मैंने क्या कर दिया, पावर डेलीगेट कर दी है, किसको, मिनिस्ट्रीज को। उसके बाद आती है जी रेगुलेशन। देखो फाउंडेशन में ना आप रूल्स पढ़ने वाले हो, ना आप रेगुलेशंस पढ़ने वाले हो, ना आप ये कुछ भी पढ़ने वाले हो। थोड़ी जजमेंट्स पढ़ लोगे, केस लॉज आएंगे आपके पास, लेकिन बाकी चीजें नहीं पढ़ने वाले। आप क्या पढ़ोगे, एक्ट पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, खाली एक्ट पढ़ोगे। क्या बिल पढ़ने की चीज है, बिल तो ड्राफ्ट है ना, वो बिल ही तो क्या बना है, एक्ट बना है। तो हमें पढ़ना क्या है जी, एक्ट पढ़ना है। जब हम इंटर में जाएंगे ना, ये रूल्स भी आ जाएंगे, ये रेगुलेशंस भी आ जाएंगे। अभी रेगुलेशन क्या है, जैसे मिनिस्ट्री है ना, वैसे कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स। कौन से डिपार्टमेंट्स, देखो नाम लिखता हूँ भी, आरबीआई, सुना है नाम, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब आरबीआई किसके ऊपर लगता है, आरबीआई किसको गवर्न करता है, बैंक को, बैंकिंग कंपनीज को गवर्न करता है। तो आरबीआई बैंकिंग कंपनीज के लिए क्या बना देगा, रेगुलेशंस। क्या बना देगा, रेगुलेशंस। सेबी, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी किसके ऊपर लगता है, स्टॉक मार्केट, मतलब लिस्टेड कंपनीज के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है, लिस्टेड कंपनीज। तो जो कंपनी लिस्टेड है उनके लिए सेबी क्या बना देगा, रेगुलेशन। ठीक है जी, कैसे नहीं है, अंदर वाले रूम में खाली अंदर, सर आ जाएंगे बाद में। तो रेगुलेशंस, सेबी क्या बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा। आरबीआई क्या बनाएगा, रेगुलेशंस बनाएगा। तो ये डिपार्टमेंट्स क्या बना देते हैं, रेगुलेशंस बना। ऑर्डिनेंस क्या है, देखो इसके लिए भी कोर्स में रेलेवेंस नहीं है, पर बता देता हूँ। जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होगी, किसकी सिचुएशन होगी, इमरजेंसी की, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है, उसको ये प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा क्या लेके आ जाएगा, ऑर्डिनेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, टेम्पररी लॉ। इसको क्या बोलते हैं, टेम्पररी लॉ। इसका एक टाइम है, 3 महीने तक ये चलेगा, फिर ये खत्म हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखो एकदम से कोविड आ गया, क्या इंडिया के अंदर इमरजेंसी हो गई, नहीं हो गई। उसके लिए अगर कोई लॉ बनाना है, अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करने गए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो प्रेसिडेंट को पावर दिए क्या, तो टेम्पररी लॉ बना दे 3 महीने के लिए, उसको क्या बोल देंगे, ऑर्डिनेंस। ठीक है जी, जजमेंट्स क्या होते हैं, केस लॉज। केस लॉज, देखो कोर्ट के पास कोई केस गया, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी जजमेंट दी कि भाई हमारे हिसाब से इसके अंदर ऐसा होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा है या नहीं है कि सारे लोग उसकी बात मानेंगे, माननी पड़ेगी ना। तो उनको हम बोल देते हैं केस लॉज। सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, कहीं का भी हो, वो क्या बन जाता है, केस लॉ। ये भी एक तरीके का लॉ ही है, ये भी एक तरीके का क्या है, लॉ ही है। ये क्या है, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स। जैसे आपका इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है हमारे, आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब आईसीआई क्या खुद में इतनी बड़ी बॉडी है या नहीं है कि वो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशंस दे, सर्कुलर्स दे। तो वो नोटिफिकेशन सर्कुलर्स भी क्या है जी, लॉ है। जब भी अकाउंटिंग में कहीं फंस जाओगे, टैक्सेशन में कहीं फंस जाओगे, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही है, तो कौन आ जाता है, आईसीआई नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स लेके आ जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का लॉ ही। ठीक है जी, तो ये सब मिलके क्या बनाता है, लॉ, जिसमें बिल आ गया, एक्ट आ गया, रूल्स आ गया, रेगुलेशंस आ गए, ऑर्डिनेंस आ गया, जजमेंट आ गई, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, बायलॉज। ये चाहे हटा दो, इसकी कोई रेलेवेंस। ठीक है जी, यहाँ तक आने क्लियर है। सबसे पहले क्या आता है, बिल। बिल कहाँ जाता है, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट का असेंट, और क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। और वो एक्ट हम सारे पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से एक्ट हम पढ़ेंगे, कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। 6 एक्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, अगर वेटेज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेटेज के हिसाब से। लेकिन जो जीवन भर काम आएगा वो कौन सा है, कंपनी। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। चलो जी आगे बढ़े, अब कोई दिक्कत यहाँ तक।
मिनिस्ट्रीज जो दो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी? कॉर्पोरेट अफेयर एंड फाइनेंस। मिनिस्ट्रीज क्या बनाती है? रूल्स। मिनिस्ट्रीज क्या बनाती है? रूल्स। और रेगुलेशन कौन बनाता है? कुछ डिपार्टमेंट है जैसे कि आरबीआई, सेबी, ये क्या बनाते हैं जी? रेगुलेशंस बनाते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा कंपनीज है, मोस्ट इंटरेस्टिंग और जो जीवन भर काम आने वाला है। तो शुरुआत भी कहाँ से करें? वहीं से करते हैं। आज कोई मॉड्यूल वॉड्यूल टच करने की जरूरत नहीं है, अभी तो हम थोड़ा बेस बनाते हैं, उसके बाद में मॉड्यूल्स पे भी जाएंगे। तो नाम क्या है जी? कंपनीज एक्ट 2013, 2013। इससे पहले एक हुआ करता था 1956, 1956। देखो एक्ट में आपको बता चुका हूँ ना एक्ट क्या होता है। बिल, दोनों हाउसेज, प्रेसिडेंट, फिर क्या बनता है? एक्ट बनता है। अब एक वर्ड बचा है जी, क्या वर्ड है? कंपनी। अब ये जानना जरूरी है कंपनी क्या होती है, क्योंकि एक्ट कौन सा शुरू कर रहे हैं हम? कंपनीज एक्ट 2013। ये 2013 का क्या मतलब है? ये 2013 में ये एक्ट आया था। ठीक है जी, कब आया था ये? 2013। चलो जी, अब वर्ड है जी कंपनी। इस वर्ड को शुरू करने से पहले एक चीज और बता दूं, कोई भी एक्ट होगा, कोई भी एक्ट होगा तो उसे टुकड़ों में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? टुकड़ों में बांटा जाता है। देखो एक्ट कोई इतना सा है नहीं कि 2-3 पेज का होगा, अच्छी खासी मोटी बुक है। अब जैसे आपकी भी बुक ले लो, तो क्या आपकी बुक ऐसी है कि एक पेज में खत्म हो जाएगी? क्या उसे टुकड़ों में बांटा है? नहीं बांटा है। उन टुकड़ों को क्या बोलते हैं हम? तो एक्ट को भी कैसे बांटते हैं? चैप्टर्स में। किसमें बांटते हैं? चैप्टर्स में। अब चैप्टर्स के अंदर भी क्या अलग अलग हेडिंग्स वगैरह होती है? नहीं होती है। उनको एक्ट में हम क्या बोलते हैं? सेक्शन। क्या बोलते हैं? सेक्शन। सेक्शन के अंदर सब हेडिंग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। उनको हम क्या बोलते हैं? सब सेक्शन। सब सेक्शन के अंदर भी कुछ ना कुछ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। उसको हम क्या बोलते हैं? क्लॉज। और क्लॉज के अंदर भी अगर कुछ है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सब क्लॉज। उसको हम क्या बोलेंगे? सब क्लॉज। अब देखो एकदम से याद नहीं होगा, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो याद हो जाएगा। एक्ट किस में डिवाइडेड है? चैप्टर्स। चैप्टर्स के अंदर क्या है? सेक्शन। सेक्शन के अंदर क्या है? सब सेक्शन। सब सेक्शन के अंदर क्या है? क्लॉज। क्लॉज के अंदर क्या है? सब क्लॉज। ठीक है जी। अगर मैं ऐसे लिख दूं, देखो एक चीज और, चैप्टर्स हमेशा रोमन नंबर में होंगे। कैसे होंगे? रोमन समझते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे होते हैं जी चैप्टर। ठीक है जी। अगर मैं लिखूं दिस, 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 तो 3 को क्या बोलेंगे हम? 3 को क्या बोले हम? ये 3 है जी सेक्शन। क्या है जी? क्या चैप्टर बोलूं इसको? चैप्टर तो रोमन में होना था ना, तो चैप्टर तो है नहीं। ये 2 क्या है? सब सेक्शन। ये 2 क्या है? सब सेक्शन। ये ए क्या है? क्लॉज। और ये सेकंड क्या है? सब क्लॉज। ठीक है जी। तो 3 क्या है? सेक्शन। 2 क्या है? सब सेक्शन। ए क्या है? क्लॉज। सेकंड क्या है? सब क्लॉज। समझ आएगा नहीं? इस हिसाब से हम एक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है जी। एक्ट को किसमें डिवाइड किया है? चैप्टर्स के अंदर। चैप्टर्स को सेक्शन के अंदर। सेक्शन को सब सेक्शन। सब सेक्शन के बाद क्लॉजेस। क्लॉजेस के बाद सब क्लॉजेस। आप अपनी बुक उठा के देख लो, सबसे पहले एक हेडिंग लिखी रहती है। क्या हेडिंग के नीचे कुछ सब हेडिंग नहीं हो सकती? उन सब हेडिंग के अंदर और सब हेडिंग नहीं हो सकती? तो वैसे ही एक्ट डिवाइड, चैप्टर्स, सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। ठीक है जी कहानी। चलो जी, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर मैंने लिखा 4, 2, तो 4 को क्या बोलूं? सेक्शन। 2 को क्या बोलूं? सब सेक्शन। अब हो सकता है इसके अंदर क्लॉज ना हो, तो यहीं पे खत्म कहानी। अगर क्लॉज आ गया, मैंने ये लिख दिया तो ये क्या बन गया? क्लॉज। आगे ये लिख दिया तो ये क्या बन गया? सब क्लॉज। ठीक है कहानी। चैप्टर कभी भी मेंशन नहीं होता। चैप्टर अगर लिखा होगा अलग से लिखा होगा, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 20, जो भी लिखना होगा अलग से लिखा होगा। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, हर एक्ट के अंदर एक सेक्शन होता है, जनरली होता है वो सेक्शन 2। कौन सा सेक्शन? 2, जिसको हम बोलते हैं डेफिनेशन सेक्शन। कौन सा सेक्शन है ये? डेफिनेशन सेक्शन। देखो
कोई भी एक्ट आप पढ़ लो, क्या उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे नहीं होंगे जिसको डिफाइन करना जरूरी है, जिसको बताना जरूरी है? अगर मैं आपको कंपनीज एक्ट पढ़ा रहा हूँ तो क्या कंपनी की डेफिनेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। और कंपनीज एक्ट में जितने भी वर्ड आएंगे क्या उन सबकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? अब वो डेफिनेशन, अब एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, क्या कंपनीज एक्ट में कंपनी कितनी बार लिखा होगा? कम से कम लाख बार लिखा होगा। तो क्या हर जगह कंपनी को डिफाइन करें या एक जगह डिफाइन कर दे? खाली एक जगह डिफाइन कर दो। इससे क्या होगा, आपका एक्ट बड़ा नहीं होगा ज्यादा। एक जगह डिफाइन हो गया, अब जहां पे भी कंपनी आ रहा है ना वहां जाके देख लो। और वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन, वो सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या दी हुई है? डेफिनेशन दी हुई है। तो एक्ट के जितने भी डेफिनेशन है वो कहाँ है? सेक्शन 2 के अंदर। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये जो सेक्शन और सब सेक्शन होते हैं ना, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। देखो अगर मैं लिखता हूँ ना 3 1 3 2, तो 1 क्या है? 2 भी क्या है? सबसेक्शन। और 3 क्या है? ये भी क्या है? सेक्शन। अब ये 1 और 2 का ना आपस में कोई ना कोई लेना देना जरूर होगा, कोई ना कोई लेना देना जरूर होगा। अब दूसरी बात, अब जब मैं लिखता हूँ ना डेफिनेशन का 220 268, ये 2 क्या है? सेक्शन है ना ये 2। ये क्या है जी? 2 सेक्शन। ये 2 भी क्या है? सेक्शन। इस 20 को क्या बोले? वैसे तो सबसेक्शन बोलना चाहिए क्योंकि यही चल रहा है, लेकिन इसको कभी भी सबसेक्शन नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? क्लॉज। इसको क्या बोलेंगे हम? ये कौन से सेक्शन के लिए है? खाली सेक्शन 2 के लिए। डेफिनेशन वाले सेक्शन में कभी भी सबसेक्शन नहीं होता है, सीधा क्या आ जाता है? क्लॉज आ जाता है। क्या आ जाता है? क्लॉज आ जाता है। देखो पहले कहानी क्या है? सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। लेकिन डेफिनेशन सेक्शन में सीधा क्या आ जाएगा? क्लॉज आ जाएगा, सबसेक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये भी पता होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला? सबसेक्शन क्या होते हैं? आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एक बात सोचो, डेफिनेशन सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है? डेफिनेशन। मानते हैं, एक बार अज्यूम करते हैं, 2 क्लॉज 1 में डेफिनेशन दी हुई है फ्रूट्स की। किसकी डेफिनेशन दी हुई है? फ्रूट्स की। 2 क्लॉज 2 में डेफिनेशन दी हुई है वेजिटेबल की। क्या इन दोनों डेफिनेशन का आपस में कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इसको हम क्या नहीं बोलते? सब सेक्शन नहीं बोलते। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉज बोलते हैं। और क्लॉजेस का आपस में कोई लेना देना नहीं। तो हर सेक्शन को आप ऐसे ही पढ़ोगे, सेक्शन, सबसेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। लेकिन डेफिनेशन वाले सेक्शन को सीधा क्या पढ़ोगे? सेक्शन और क्लॉज। देखो जितने भी एक्ट आप पढ़ने वाले हो ना, इन सब में सेक्शन 2 ही डेफिनेशन सेक्शन है। कुछ एक्ट हैं जो हम इंटर में पढ़ेंगे, जैसे कि जनरल क्लॉज एक्ट, वहां पे सेक्शन 2 नहीं है, वहां पे सेक्शन 3, तो वहां पे चेंजेस हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे लिए क्या है? सेक्शन 2 ही है डेफिनेशन सेक्शन। चलो ठीक है जी, बढ़े आगे। अब तो पढ़ना आ गया एक्ट। चैप्टर, चैप्टर के बाद सेक्शन के बाद सब सेक्शन के बाद क्लॉज के बाद सब क्लॉज। बिल आता है तो बिल सबसे पहले कहाँ जाता है? राज्यसभा, फिर लोकसभा, उसके बाद प्रेसिडेंट। और बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। जो मिनिस्ट्रीज बनाती है उनको क्या बोलते हैं हम? रूल्स। और जो आरबीआई बनाता है, सेबी बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेगुलेशन। ठीक है जी, कहानी आता है। अब आते हैं जी वापस कंपनी वर्ड। तो कंपनी की डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बोला था कहाँ लिखी होगी? सेक्शन 2 के अंदर। क्लॉज है जी 20। क्लॉज कौन सा है? 20। इसको क्लॉज ही बोलो ना, सब सेक्शन तो नहीं बोलना इसे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ये क्या है जी? क्लॉज है, डेफिनेशन का सेक्शन है। डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? कंपनी की डेफिनेशन लिखी हुई है, कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, ये क्या लिखी हुई है? कंपनी की डेफिनेशन। क्या लिखा हुआ है? कंपनी मीन्स अ कंपनी जो क्या हो रखी है? रजिस्टर्ड हो रखी है। कहाँ पे रजिस्टर्ड हो रखी है? कंपनीज एक्ट 2013 में। या फिर और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इससे क्या समझ आता है? 2013 से पहले भी ये कंपनीज एक्ट था, तो प्रीवियस कौन सा हो गया हमारा? 1956। हाँ जी,
अब फिलहाल क्या चलता है, कंपनीज एक्ट 2013, लेकिन पहले 1956 था। अब सोचो रिलायंस है, क्या रिलायंस 2013 के बाद बनी है? पुरानी कंपनी है ना, टाटा है, पुरानी कंपनी है ना। ये सब कहाँ रजिस्टर्ड है? 1956 में। क्या ये कंपनी है या नहीं है? बिल्कुल कंपनी है, क्योंकि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, कंपनी वो भी है जो कहाँ बनी है, प्रीवियस कंपनी लॉ में बनी है। और प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा था? 1956। तो अगर आपको आज कंपनी बनानी है तो 2013 में रजिस्टर कराओ। अगर आपकी पुरानी कंपनी है तो हम उसको भी क्या मान रहे हैं, कंपनी ही मान रहे हैं। अब एक वर्ड और इंपॉर्टेंट है, मीन्स। क्या लिखा हुआ है जी? मीन्स। देखो जब भी डेफिनेशन पढ़ोगे दो वर्ड्स मिल सकते हैं। एक क्या हो सकता है? मीन्स। एक हो सकता है इंक्लूड्स। डेफिनेशन में क्या लिखा हो सकता है? मीन्स या फिर इंक्लूड। फ्रूट इंक्लूड्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका? शामिल है। फ्रूट्स में एप्पल भी है, बनाना भी है, ऑरेंज भी है। क्या और कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। फ्रूट्स क्या तीन ही थोड़ी हैं? जब मैंने बोला इंक्लूड्स, इसका मतलब इसमें और भी चीजें आ सकती है। इंक्लूड का मतलब डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव है जी, इसमें और भी चीजें आ सकती है। लेकिन जब मैं मीन्स लिखता हूं ना, मैं नहीं लिखता, लॉ मेकर लिखता है। तो मीन्स का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव। मीन्स का क्या मतलब है? जो लिखा हुआ है सिर्फ वही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर मैं लिख दूं फ्रूट्स मींस एप्पल बनाना, तो फ्रूट्स क्या है? दो ही है, एप्पल और बनाना। तो कंपनी में क्या लिखा हुआ है? मींस लिखा हुआ है। तो क्या इसके अलावा कोई और कंपनी हो सकती है? कोई कंपनी नहीं हो सकती है। कंपनी कौन है? जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड। अब ये जो रजिस्टर्ड है ना, इसके लिए एक प्रोसेस होता है, उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन। अगर मुझे कंपनी बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन। ये प्रोसेस कहाँ लिखा हुआ होगा? कंपनीज एक्ट 2013। ये प्रोसेस हम फाउंडेशन में पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे बनाई जाती है, कैसे इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है जी, यहाँ तक आनी समझ आई डेफिनेशन? चलो जी आगे बढ़ते हैं। मीन्स इंक्लूड याद रहेगा हमेशा। इंक्लूड का मतलब इसमें और भी चीजें आ सकती है, और मीन्स का मतलब जो लिखा हुआ है बस वही है। कंपनी की डेफिनेशन 2 क्लॉज 20 हमेशा याद होना चाहिए। 2 क्लॉज 20, ये वैसे भी याद कर सकते हो। 2 के आगे क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, तो 20 बन गया। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन सा है? 1956। ठीक है जी, चलो जी कब करते हैं यहाँ तक। और जो रजिस्टर करवाने का प्रोसेस है उसका नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन। क्या नाम है जी? इनकॉर्पोरेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। कंपनी हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब देखो डेफिनेशन से ये समझ नहीं आता कंपनी है क्या। कंपनी क्या है? बिजनेस करने का तरीका है। क्या है जी? बिजनेस करने का तरीका है। इसमें दो बॉडीज होती है। इसमें कितनी बॉडीज होती है? दो बॉडीज। दो बॉडीज का मतलब एक को हम बोलते हैं डायरेक्टर्स, एक को क्या बोलते हैं हम, और एक को बोलते हैं मेंबर्स। इसके और भी नाम है, मेंबर्स बोल दो, शेयर होल्डर बोल दो, या क्या बोल दो, ओनर बोल दो। ओनर भी कौन है? यही है। तो कंपनी में दो बॉडीज है, एक है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन होते हैं जी? हु रन द कंपनी। हु रन्स द कंपनी, मतलब कंपनी को चलाएगा कौन? डायरेक्टर्स। लेकिन मालिक कौन है? मेंबर्स। मालिक कौन है? मेंबर्स, या क्या? शेयर होल्डर्स। तो ये कौन है? ओनर्स ऑफ द कंपनी। इनको क्या बोलते हैं हम? ओनर्स ऑफ द कंपनी। देखो अगर मैं मालिक हूं तो क्या सारा काम मैं ही करूंगा? जब मैं मालिक हूं ना, तो मैं किसी को अपॉइंट करूंगा काम करने के लिए, और वो कौन है जी? डायरेक्टर। तो इनको अपॉइंट कौन करता है? ये ही इनको अपॉइंट कर देते हैं। शेयर होल्डर ही इनको क्या कर देते हैं? अपॉइंट कर देते हैं। अब मालिक बनना है कंपनी का, शेयर होल्डर बनना है, तो कैसे बनूं शेयर होल्डर? कंपनी के शेयर्स खरीद लो। क्या खरीद लो जी? शेयर्स खरीद लो। रिलायंस का एक शेयर आज मैं खरीद लूं, क्या मैं रिलायंस का मालिक हूं या नहीं हूं? क्या मैं उसका शेयर होल्डर बन गया? नहीं बन गया? और शेयर होल्डर कौन होते हैं? मालिक। तो भाई आज मैं अगर रिलायंस का एक शेयर खरीद लेता हूं तो मैं क्या हूं? रिलायंस का मालिक हूं। लेकिन कितना मालिक हूं? एक शेयर। एक शेयर का मतलब 0.00 समथिंग का मैं मालिक बनूंगा। ठीक है जी। अगर 1000 रुपए की कैपिटल है, कितनी कैपिटल है? 1000 रुपए की, और मैंने 1 रुपए की खरीद ली, तो मेरे पास कितना आया? 0.01%। तो मैं बहुत छोटा हूं लेकिन मैं मालिक बन गया। ठीक है जी। तो अगर आपको कंपनी का मेंबर बनना है तो कैसे बनोगे? कंपनी का शेयर खरीद के।
अब ये शेयर्स क्या होते हैं, ये सब हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, तो दो बॉडीज है, एक कौन है, डायरेक्टर्स, और दूसरे कौन है, मेंबर्स। डायरेक्टर्स कौन है, हु रन्स द कंपनी, मेंबर्स कौन है, हु ओन्स द कंपनी। मेंबर्स को और क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स भी बोल सकते हैं, ओनर्स भी बोल सकते हैं। कंपनी के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, एक का नाम है जी एम ओ ए, एक का नाम है ए ओ। फुल फॉर्म है जी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और दूसरा की फुल फॉर्म है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है जी, दो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, एक एमओए एक एओए। देखो हमने जब 12th में पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा था, तो पार्टनरशिप में सारा काम किसके हिसाब से होता है, पार्टनर्स के हिसाब से। क्या वो कुछ बना के रखते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना के रखते हैं जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ हो? क्या आपने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, पार्टनरशिप डीड होती है, पढ़ा ना, एक एग्रीमेंट बना लेते हैं पार्टनर्स आपस में, उसमें क्या लिखा हुआ होता है, कितना परसेंटेज है, किसके क्या राइट है, किसकी क्या ड्यूटीज है, क्या बिजनेस करने वाले हैं, वो भी कहाँ लिखा हुआ है, डीड के अंदर लिखा हुआ है। कंपनी में डीड नहीं होती, कंपनी में क्या होते हैं जी, एमओए एंड एओए। अब एमओए में क्या लिखा होता है, एमओए में लिखा होता है कंपनी का ऑब्जेक्ट, क्या लिखे रहते हैं, ऑब्जेक्ट का मतलब कंपनी क्या बिजनेस करने वाली है, क्या बिजनेस करने वाली है, क्या कुछ भी कर लेगी कंपनी, भाई जो यहाँ लिखा हुआ है ना, बस वही करेगी। कहाँ लिखा हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल्स में क्या लिखा होता है, यहाँ लिखे होते हैं जी रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या लिखे रहते हैं, क्या इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। वो कहाँ लिखे होंगे, आर्टिकल्स के अंदर। तो दो डॉक्यूमेंट है, एमओए एओए। एमओए में क्या है, ऑब्जेक्ट्स है, एओए में क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। कंपनी कैसे डील करेगी, इनके हिसाब से, और कंपनी क्या बिजनेस करेगी, इसके हिसाब से। कंपनी का बिजनेस संभालेगा कौन, डायरेक्टर्स। कौन संभालेंगे, डायरेक्टर्स, क्योंकि वही रन कर रहे हैं। लेकिन मालिक कौन है, ओनर, शेयर होल्डर्स। ठीक है जी, तो दो डॉक्यूमेंट हो गए, एमओए एंड एओए। समझ आई यहाँ तक कहानी। चलो जी, और आगे बढ़ाते हैं इसको, थोड़ी सी कहानी को। अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ कंपनीज, टाइप्स ऑफ, एक दो तीन। देखो जब हम बुक्स में पढ़ेंगे ना टाइप्स ऑफ कंपनी, मॉड्यूल में पढ़ेंगे, देखो सारी स्टडीज हम मॉड्यूल से करेंगे, पूरा मॉड्यूल पढ़ेंगे हम। क्योंकि कल को आपको एग्जाम में जाके ये ना लगे कि सर ये बाहर से आ गया। अगर आपने मॉड्यूल कवर कर लिया तो सब कुछ कवर हो गया, उसके बाहर कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप कोई और बुक रेफर करते हो, तो उसमें क्या होता है, कट कॉपी किया जाता है, तो कुछ ना कुछ हटा दिया गया होगा, और अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो आपको नहीं आएगा। तो हम क्या कवर करेंगे, 100% मॉड्यूल कवर करेंगे। मॉड्यूल किसने दिया है, हमारे इंस्टीट्यूट ने, तो वो कवर करना जरूरी है। टाइप्स ऑफ कंपनीज मॉड्यूल में लिखी हुई है बहुत सारी, लेकिन है कितनी, ये चार ही है। ये कितनी है, चार। इन्हीं में से सारी कंपनीज निकल के आ जाएगी। अगर ये चार समझ आ गई तो वो बाकी सारी भी समझ आ जाएगी। चार ही हैं, चार में से बाकी सब निकल के आई है। अब मैं इनको बना रहा हूँ, किसके हिसाब से डिफरेंट करूंगा इनका, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स एंड नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। कंपनी में कितने डायरेक्टर चाहिए, कितने मेंबर चाहिए, उसके हिसाब से हम टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। सबसे पहली कंपनी है जी ओ टी सी, जिसकी फुल फॉर्म है वन पर्सन कंपनी। भाई इसके वन से एक चीज समझ आ रही है, क्या समझ आ रही है, सिंगल पर्सन होगा। अब ये सिंगल डायरेक्टर होगा या मेंबर होगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगल डायरेक्टर होगा या मेंबर होगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला, मिनिमम एक मेंबर, मैक्सिमम भी एक ही मेंबर। अगर आपको वन पर्सन कंपनी बनानी है तो एक आदमी बनाएगा, और मेंबर का मतलब क्या है, ओनर। मेंबर कौन है, ओनर। तो ओनर कितना होगा, एक ही होगा, मिनिमम एक, मैक्सिमम भी एक, इसीलिए इसका क्या नाम है, वन पर्सन कंपनी। अब ये जब वो बंदा बिजनेस कर रहा है तो सब कुछ यही देख लेगा, या क्या इसको कोई बंदे अपॉइंट करवाने हैं काम करवाने के लिए, करवाने हैं ना, तो डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा। किसको अपॉइंट करेगा, डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या करेगा, हु रन्स द कंपनी, कंपनी को चलाएगा। डायरेक्टर मिनिमम एक चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, एक। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15।
मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो ओपीसी के अंदर मेंबर मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक, लेकिन डायरेक्टर एक तो चाहिए चाहिए, और मैक्सिमम कितने? 15। मैंने नहीं, मैंने ओपीसी बनाई, मैं अकेला बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ, मैं मेंबर बन गया। मैं कह रहा हूँ मैं खुद ही काम कर लूंगा, मैं ही क्या बन गया? डायरेक्टर बन गया। तो मैं ही मेंबर हो सकता हूँ, मैं भी डायरेक्टर हो सकता हूँ, और किसी को भी। मैं मेंबर बन गया, आपको डायरेक्टर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मिनिमम डायरेक्टर कितने? एक, मैक्सिमम कितने? 15 तक ले जा सकते हो। मैंने कंपनी बनाई, मैंने सोचा अकेला डायरेक्टर करता हूँ, काम बड़ा होता गया, कंपनी बड़ी होती गई, भाई ज्यादा बंदे चाहिए संभालने के लिए, मैं क्या किसी को अपनी ओनरशिप दे दूं? नहीं जी, ओनरशिप नहीं दूंगा, क्या बनाऊंगा? डायरेक्टर बनाऊंगा। तो उनसे काम करवाएंगे। ठीक है जी, ऐसे ही होता है। दूसरी कंपनी आती है जी, प्राइवेट कंपनी। अब ओपीसी से थोड़े बड़े हो गए हैं, किस पे आ गए हैं? प्राइवेट। प्राइवेट मतलब कुछ मिले जुले लोग जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम कितने? 2, मैक्सिमम कितने? 2, 200। मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। मिनिमम मेंबर चाहिए 2, मैक्सिमम जाएंगे 200 तक। डायरेक्टर कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। मिनिमम 2, मैक्सिमम 15। अब ये क्या है? 2 200 याद करना पड़ेगा जी। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम कितने? 200। ये प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। डायरेक्टर कितने? मिनिमम 2 चाहिए ही चाहिए, और मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। फिर आती है जी पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? पब्लिक। अब नाम से पता लग रहा है पब्लिक, मतलब पूरी जनता इन्वॉल्व है इसके अंदर। मिनिमम मेंबर 7, कितने? 7। मैक्सिमम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कोई लिमिट नहीं है। अब ये जो हमारी रिलायंस है, टाटा, ये सब कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी है ये? पब्लिक कंपनी। तो इनके अंदर मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। डायरेक्टर कितने? मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। मैक्सिमम कितने? 15। तीनों में सेम है, 15 15। देखिए जो 15 की लिमिट है ना, इसे भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत आगे की कहानी है, उसको भी टच नहीं करेंगे। तो ओपीसी, प्राइवेट, पब्लिक। देखो मैंने 1 पे ओपीसी लिखी, 2 पे प्राइवेट लिखी, 3 पे पब्लिक लिखी। कोई रीजन होगा? बिल्कुल रीजन है। ये क्या है? नंबर ऑफ मिनिमम डायरेक्टर्स। यहाँ देख सकते हो आप, 1 2 3। मैक्सिमम तीनों में सेम है, 15 15 15। लेकिन मेंबर्स याद करने पड़ेंगे। मिनिमम भी एक, मैक्सिमम भी एक। 2 से 200, 7 से इंफिनिटी। फिर आती है जी लास्ट कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। कौन सी कंपनी जी? सेक्शन 8 कंपनी। इसको बोलते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट। किसके लिए नहीं है ये? एनपीओ है ये। ये जो कंपनीज बनाई है, किसके लिए बनाई है? इनका मोटिव क्या है? तीनों का मोटिव है प्रॉफिट कमाना। सेक्शन 8 कंपनी में क्यों बनाता हूँ? फॉर चैरिटी। किसके लिए बनाता हूँ जी? चैरिटी के लिए। यहाँ मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा जी, यहाँ मैं क्या नहीं कमाऊंगा? प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा। तो मैं कौन सी कंपनी बनाऊंगा? सेक्शन 8 कंपनी। अब बिल्कुल चैरिटी करने के लिए, मुझे दान करना है, डोनेशन करनी है, फ्री में एजुकेशन देनी है, तो मैं कौन सी कंपनी बनाऊं? सेक्शन 8 कंपनी है। कंपनीज एक्ट में हम इसे क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है ना बनाने का, वो कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 8 के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या है? सेक्शन 8 कंपनी। अब सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने, मिनिमम डायरेक्टर कितने? तो लॉ मेकर ने क्या बोला? जब आप सेक्शन 8 कंपनी बनाओगे ना, तो आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है जी? या तो एज अ प्राइवेट कंपनी बना लेना, या एज अ पब्लिक कंपनी बना लेना। क्या अकेला चैरिटी कर लूं? क्या ओपीसी की तरह बना लूं? लॉ मेकर ने बोला नहीं जी, ओपीसी की तरह चैरिटी नहीं कर सकते। तो या तो एज अ प्राइवेट कंपनी बनाओ सेक्शन 8 को, या एज अ पब्लिक बनाओ। अब जब मैं प्राइवेट बनाऊंगा तो ये वाली लिमिट लग जाएगी, जब मैं पब्लिक बनाऊंगा तो ये वाली लिमिट लग जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन 8 की खुद की लिमिट नहीं है। सेक्शन 8 है या तो प्राइवेट की तरह बनेगी, या पब्लिक की तरह बनेगी। तो उनके हिसाब से मेंबर्स की लिमिट हो जाएगी। सेक्शन 8 को प्राइवेट के हिसाब से बनाऊं तो मेंबर कितने? 2 से 200। पब्लिक की तरह बनाऊं तो 7 से इंफिनिटी। डायरेक्टर भी वही लिमिट चलेगी। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ कंपनी। अब इसमें से बहुत सारी कंपनीज निकल के आएगी, जैसे कि कौन? एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, डोरमेंट कंपनी, एक्टिव कंपनी। वो सब हम मॉड्यूल से पढ़ लेंगे। लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। पर है निकल के यहीं से आएगी। ये 4 आनी चाहिए, बाकी धीरे धीरे समझ आती रहेगी। ठीक है, यहाँ तक आनी? चलो जी। तो ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये क्या हो गई? टाइप्स ऑफ कंपनीज। सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपीसी। मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम
अगली आती है जी प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी। मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम, मिनिमम डायरेक्टर, मैक्सिमम 15। पब्लिक कंपनी 7 से लेके इंफिनिटी, 3 से लेके 15। सेक्शन 8 कंपनी या तो एज अ प्राइवेट बना लो या एज अ ओपीसी बना लो, लेकिन प्रॉफिट नहीं करोगे जी, चैरिटी करोगे। क्या करोगे? चैरिटी। ओपीसी की तरह सेक्शन 8 कंपनी नहीं बनेगी। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। अब हम अगली क्लास में देखेंगे कि भाई मैं कंपनी ही क्यों बनाऊं। देखो, बिजनेस करने के लिए मैंने आपको बोला अकेला बंदा सोल प्रोप्राइटर बन सकता है, 2 बंदे पार्टनरशिप बना सकते हैं, 2 बंदे एलएलपी भी बना सकते हैं। मैं कंपनी ही क्यों बनाऊं? तो भाई कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे, तभी मैं कंपनी बनाऊंगा। ये अगली क्लास में देखेंगे, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो, जहां पे बेनिफिट्स है वहां पे डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। क्या आएंगे? डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। खाली बेनिफिट कहीं नहीं मिलती है जी। ठीक है जी, तो इसके डिसएडवांटेजेस भी हम अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना काफी है। नोटिंग के लिए, नोटिंग अभी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें वापस जब मैं मॉड्यूल से पढ़ाऊंगा फिर कवरिंग होगी। पर अब आपका कंपनीज एक्ट का बेस बन गया है। क्या बन गया है? बेस बन गया है। तो अब जब हम मॉड्यूल से पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एक एक वर्ड, एक एक लाइन हम मॉड्यूल की पढ़ेंगे, पूरा मॉड्यूल हम पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स आ गए हैं? आ रखे हैं? तो बस फिर अगली क्लास से मॉड्यूल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू जी।